नमस्कार दोस्तों। तो पिछली क्लास में अपन ने ओम के नियम के बारे में पढ़ा था। ओम का नियम, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि ओम के नियम के अनुसार R = V/I होता है, ठीक है। ओम का नियम किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के मध्य एक संबंध स्थापित करता है, जिसे अपन कहते हैं ओम का नियम। R यहाँ पर क्या है? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, ठीक है। यहाँ तक मैंने बता दिया था। इसके आगे एक ओम की परिभाषा बताता हूँ वापस। एक ओम की परिभाषा, देखो ध्यान से सुनना। परिभाषा लेते हैं अपन एक ओम की। अगर मात्रक की परिभाषा लेते हैं तो सभी जगह मात्रक यूज़ किया जाता है। तो आर का मात्रक है 1 ओम, ठीक है। विभवांतर वी का मात्रक है 1 वोल्ट और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो एक ओम की डेफिनेशन बनाते हैं तो विभव के मात्रक को भी 1 कर दो और धारा के मात्रक को भी अपन क्या कर देते हैं 1। यहाँ से डेफिनेशन बनाते हैं, देखो सुनो। अर्थात यदि किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा चालक तार में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। या तो इस प्रकार इसकी डेफिनेशन ले लो, या एक दूसरी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। देखो, किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न करने के लिए यदि चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी चालक तार के सिरों पर कितना वोल्ट उत्पन्न करना हो, 1 वोल्ट उत्पन्न करना हो विभवांतर है, तो उस चालक तार में यदि 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार के सिरों पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा 1 ओम, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है कि यदि किसी चालक तार के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न करने के लिए उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है, ठीक है। इसे ओमेगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इसका सिंबल है ओम का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रतिरोध क्या होता है और वो प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। ध्यान से सुनना आप। प्रतिरोध
अपन ने बात करी थी कि किसी चालक पदार्थ में क्या उपस्थित होते हैं, चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, जब किसी चालक पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र E लगाया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे E की दिशा यदि इस प्रकार है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी दिशा में गति करेंगे, इसके विपरीत, अर्थात इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देते हैं। और इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से कहाँ तक, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करते हैं। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गमन करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना आप। और जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होता है इलेक्ट्रॉन उसकी विपरीत दिशा में क्या करते हैं, गति करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यदि गति करेगा, चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन यदि गति करेगा तो इलेक्ट्रॉन आयन से टकराएगा। किससे टक्कर करेगा, आयन से टक्कर करेगा। ठीक है, या उसमें अशुद्धि से टक्कर करेगा। ठीक है, या जो पदार्थ में परमाणु के बद इलेक्ट्रॉन होते हैं, बद इलेक्ट्रॉन, उसके कारण वो एक प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। कौन सा बल अनुभव करता है, प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। परमाणु के बद इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी थी। वह इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं, अर्थात जिनको निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा दी जाती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, बद इलेक्ट्रॉन। इन बद इलेक्ट्रॉनों के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा वो कौन सा बल अनुभव करेगा, प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। इन तीन चीज़ों के कारण इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो क्या होती है, अवमंदित होती है। क्या होती है, अवमंदित होती है, अर्थात उसकी गति में रुकावट उत्पन्न होती है। उसकी गति में क्या उत्पन्न होती है, रुकावट। इलेक्ट्रॉन की गति में उत्पन्न होने वाली ये रुकावट ही क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। ये जो रुकावट उत्पन्न हो रही है वही क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, इसकी सही डेफिनेशन बनाता हूँ। यदि किसी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन, यदि किसी चालक पदार्थ में विद्युत क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आयन तथा परमाणु के बद इलेक्ट्रॉन के कारण प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की गति में रुकावट उत्पन्न होती है। यह रुकावट ही प्रतिरोध कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है कि यदि इलेक्ट्रॉन गति करता है तो आयन से टकराता है तथा परमाणु के बद इलेक्ट्रॉन के कारण प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है। इसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति में एक अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, ये अवरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। डेफिनेशन क्लियर है, मतलब एक प्रकार की जो रुकावट उत्पन्न होती है गति में, वो रुकावट ही क्या है, प्रतिरोध है। सीधी सी डेफिनेशन ये है। ठीक है, अब मैं देता हूँ कि प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है। देखो, प्रतिरोध की
निर्भरता। ठीक है, एक तो प्रतिरोध, चालक तार की लंबाई L पर निर्भर करता है। ठीक है, दूसरा प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है। ठीक है, किस किस पर डिपेंड करेगा ये? एक तो चालक तार की लंबाई पर, दूसरा ये किस पर डिपेंड करेगा? प्रतिरोध चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। इन दो चीज़ों पर ये निर्भर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ कि लंबाई पर किस प्रकार डिपेंड करता है। लंबाई पर निर्भरता, प्रतिरोध की लंबाई पर निर्भरता। सबसे पहला पॉइंट ये लेते हैं कि चालक तार जो है, चालक तार का जो प्रतिरोध है वो चालक तार की लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना आप। एक L लंबाई का चालक तार ले लेते हैं, ये L लंबाई का चालक तार ले लेते हैं। ठीक है, इसमें I मान की धारा प्रवाहित होती है। इस धारा के कारण इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो क्या है? V है। ठीक है, इसका विभवांतर क्या है? V है। तो ओम के नियम से ओम के नियम से इस चालक तार का प्रतिरोध, इस चालक तार का प्रतिरोध R = V/I होगा। ठीक है, इसमें धारा I प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो कौन सा हो रहा है? V हो रहा है। तो ओम के नियम से जो इसका प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? R = V/I। ठीक है, अब यदि चालक तार की लंबाई दुगुनी कर दें, ठीक है, तो अब इसकी चालक तार की ये L लंबाई तो पहले थी। ठीक है, L लंबाई और कर देते हैं इसकी। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई क्या होगी? 2L। ठीक है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V अलग अलग हो गया। ठीक है, और धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? I। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना, आप देखो, यदि कोई तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में, तो उस स्थिति में I का मान अलग अलग होता है, और V का मान समान होता है। V का मान क्या होगा? समान। जैसे अपन किस में जोड़ रहे हैं? समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो एक मान लेते हैं कि तार इस प्रकार है। ठीक है, दूसरा तार इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ से जो I धारा आएगी वो यहाँ दो रास्तों में फंस जाएगी। तो I का मान अलग अलग हो गया, लेकिन इसका प्रारंभिक सिरा और इसका प्रारंभिक सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो इसके सिरों पर विभवांतर क्या रहेगा? इसका अंतिम सिरा और इस तार का भी अंतिम सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो इसके सिरों पर विभवांतर क्या रहेगा? एक समान रहेगा, लेकिन धारा का मान अलग अलग रहेगा।
ठीक है। तो इस स्थिति में धारा क्या होगी, अलग अलग, और विभवांतर का मान क्या होगा, एक समान होगा, ठीक है। और श्रेणी क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो तो श्रेणी क्रम में इस प्रकार संयोजन होगा, ठीक है। इसमें देखो अब धारा यहाँ से अगर प्रवाहित होगी तो वो एक समान रूप से जाएगी, लेकिन विभवांतर है इसका अलग होगा और इसका अलग होगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। अगर श्रेणी क्रम है तो I का मान समान और V का मान अलग अलग, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना आप। अगर समांतर क्रम है तो I अलग अलग है और श्रेणी क्रम है तो I समान है। श्रेणी क्रम है तो V अलग अलग है और समांतर क्रम है तो V क्या है, समान है। तो इस तार की लंबाई मैंने इस प्रकार बढ़ाई है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। श्रेणी क्रम में होंगे तो धारा का मान तो समान रहेगा, इसमें धारा का मान तो समान रहेगा, लेकिन इसके सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा, V अलग अलग हो जाएगा। तो इस स्थिति में में कुल विभवांतर कितना हो जाएगा। अब जो कुल विभवांतर होगा वो क्या हो जाएगा, V प्लस V इज इक्वल टू 2V हो जाएगा, ठीक है। कुल विभवांतर 2V हो जाएगा। तो मान लेते हैं, माना नया प्रतिरोध R डैश हो तो, अब नया प्रतिरोध क्या है, R डैश हो तो ओम के नियम से R डैश इज इक्वल टू 2V अपॉन I। प्रतिरोध विभवांतर कितना है, 2V, और धारा कौन सी है, I। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू 2V अपॉन I। समीकरण 1 से V अपॉन I का मान क्या है, R, ठीक है। तो R डैश इज इक्वल टू 2R। तो मैंने लंबाई जब दुगुनी करी तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो गया, दुगुना हो गया। अर्थात किसी चालक तार की लंबाई में वृद्धि की जाती है तो उसके प्रतिरोध के मान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। ये बात क्लियर है। अर्थात प्रतिरोध किसी भी चालक तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। लंबाई अगर आप बढ़ाओगे तो चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। अर्थात R समानुपाती L, लंबाई के क्या होगा, समानुपाती। यदि L का मान बढ़ता है तो R का मान भी बढ़ेगा, और यदि L का मान घटता है तो R का मान भी घटेगा। ये चीज़ नोट कर लेना आप। यदि L का मान बढ़ाया जाता है तो R का मान बढ़ेगा, यदि L का मान घटाया जाता है तो R का मान भी घटेगा, ठीक है। तो L एवं R में जो ग्राफ होगा वो क्या बनेगा, ये X, ये Y, ये R, ये L। इसमें जो ग्राफ होगा वो क्या रहेगी, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। ये L और R में क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि यदि किसी R प्रतिरोध के चालक तार को, यदि किसी R प्रतिरोध के चालक तार को n समान भागों में विभक्त कर दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध
भाग का प्रतिरोध R/N होगा। क्या होगा? R/N। देखो ये क्या कह रहा है कि अपन ने क्या करा है, मान लेते हैं कि ये कोई चालक तार है, ठीक है। इसको 5 बराबर, इसका प्रतिरोध मान लेते हैं 5 ओम है। कितना है? 5 ओम। इसको बराबर 5 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में? 5 भागों में। तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? R/N। कितने भागों में बांटा अपन ने? 5 भागों में। और इसका तार का प्रतिरोध कितना है? 5/5। तो प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? 1 ओम। ठीक है। तो अगर अपन समान बराबर भागों में बांटते हैं तो चालक तार का प्रत्येक भाग का जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? R/N। ये चीज़ ध्यान में रखना कि चालक तार का जो नया प्रतिरोध होगा वो R/N होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं लेता हूँ, लंबाई पर निर्भरता समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट लेता हूँ क्षेत्रफल पर, कि ये क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करती है। देखो प्रतिरोध की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भरता, काट क्षेत्रफल पर निर्भरता। ठीक है, ये चालक तार ले लेते हैं जिसकी लंबाई क्या है? L है। ठीक है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है और इसमें I मान की धारा प्रवाहित की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है। तो इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक है, I मान की धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका विभवांतर क्या होगा? V होगा। तो ओम के नियम से जो इसका प्रतिरोध होगा, ओम के नियम से प्रतिरोध R=V/I होगा। इसको दे दो समीकरण 1। इस स्थिति में प्रतिरोध क्या हुआ? R=V/I। अब बात सुनना, अब यदि चालक तार को लंबाई के अनुदिश चालक तार को लंबाई के अनुदिश, इसको अपन कैसे काट रहे हैं हम? लंबाई के अनुदिश एक को 2 बराबर भागों में विभक्त किया जाता है, तो मतलब कि इसको अपन इसकी लंबाई के अनुदिश यहाँ से काटते हैं तो ये एरिया क्या हो जाएगा? A/2 और ये एरिया क्या हो जाएगा? A/2। ठीक है, तो ये क्रम कौन सा क्रम हो गया? समांतर क्रम। साफ पता पड़ रहा है, एरिया A/2 ऊपर वाला और ये एरिया A/2। इसकी लंबाई क्या रहेगी? L समान, और इसके सिरों पर विभवांतर क्या रहेगा? V एक समान। ठीक है, यहाँ से एरिया A/2 करोगे तो धारा भी क्या हो जाएगी? I/2 और I/2। इस स्थिति में धारा भी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो ओम के नियम से धारा आधी हो जाएगी। तो ओम के नियम से नया प्रतिरोध, ओम के नियम से नया प्रतिरोध
आर डैश इज इक्वल टू वी अपॉन आई बाई टू। धारा कितनी हो रही है? आधी हो रही है, तो धारा क्या हो जाएगी? आई बाई टू, तो इज इक्वल टू वी अपॉन आई। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से वी अपॉन आई की जगह अपन क्या रख दें? मैं वी अपॉन आई की जगह आर रख दूँ, ठीक है। तो आर डैश इज इक्वल टू आर। अर्थात यदि इसको क्षेत्रफल के अनुदिश इसको दो बराबर भागों में बांटा जाता है, क्षेत्रफल के अनुदिश दो बराबर भागों में बांटा जाता है, तो भी इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? दुगुना। मतलब क्षेत्रफल आधा कर रहे हैं, क्षेत्रफल कितना कर रहे हैं? a/2 कर रहे हैं, तो क्षेत्रफल आधा कर रहे हैं तो प्रतिरोध क्या हो रहा है? डबल हो रहा है, ठीक है। अर्थात प्रतिरोध क्षेत्रफल के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। क्षेत्रफल को मैंने क्या करा था? a/2 आधा करा था, ठीक है। तो प्रतिरोध कितना हुआ? 2r, दुगुना प्राप्त हुआ। अर्थात यदि चालक तार के क्षेत्रफल को आधा किया जाता है, क्षेत्रफल को आधा करने पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाता है, तो चालक तार का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस स्थिति में जो प्रतिरोध होगा R, वो क्षेत्रफल के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब R अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये बात क्लियर है। तो पहले में अपन ने क्या देखा कि R समानुपाती L, और इस स्थिति में अपन ने क्या देखा कि R इस समानुपाती 1/a। यदि a का मान बढ़ेगा तो R का मान घटेगा, और यदि a का मान घटेगा तो R का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ये चीज़ है इसमें, ठीक है। तो R और M में ग्राफ क्या हो जाएगा? ये ले लेते हैं अपन a x की दिशा में, और ये ले लेते हैं अपन r y की दिशा में। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा? इस प्रकार, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगा प्रतिरोध और क्षेत्रफल में। यदि प्रतिरोध और त्रिज्या में ग्राफ पूछे तो प्रतिरोध और त्रिज्या में ग्राफ, मतलब कैपिटल R और स्मॉल r में ग्राफ पूछे तो क्या होगा? देखो यहाँ से अपने को पता है कि R क्या है? 1/a के समानुपाती है, ठीक है। यदि त्रिज्या a हो तो R समानुपाती 1/πr², ठीक है। तो R समानुपाती क्या हो जाएगा? 1/r²। तो ये भी क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस तरफ R ले लो और इस तरफ कैपिटल R प्रतिरोध ले लो, तो इसका ग्राफ भी क्या आएगा? इसी प्रकार, ठीक है। दोनों का ग्राफ क्या आएगा? सेम। त्रिज्या के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। ये दोनों ग्राफ कैसे भी पूछे जा सकते हैं, देखो घुमा के पूछ ले हुए तो, ठीक है। ये दोनों ही ग्राफ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि यदि देखो यदि दो चालक तार है जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1 वो R2 है, और उनकी त्रिज्या क्रमशः स्मॉल r1 एवं r2 है, तो दोनों प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? दोनों प्रतिरोध का अनुपात है क्या होगा? दोनों प्रतिरोध का अनुपात देखो R1 इज इक्वल टू R1 समानुपाती 1/r1² और R2 समानुपाती 1/r2², ठीक है। तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ से डिवाइड करेंगे तो R2 ऊपर चला जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर। तो दोनों के प्रतिरोध का अनुपात क्या हो जाएगा? R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, देखो ये था R1/R2 किया तो R1 क्या है 1/R1² डिवाइडेड बाई 1/R2 स्क्वायर। ये R2 ऊपर चला जाएगा, ये R1 नीचे चले जाएगा, तो अनुपात क्या मिलेगा अपने को ये। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध की डेफिनेशन लेते हैं और क्या होता है वो बताते हैं कि यहाँ से अपने पास लंबाई, पहला समीकरण क्या आया था कि R समानुपाती L है और दूसरा क्या आया था R समानुपाती 1/A है। ठीक है, अर्थात R समानुपाती L/A ये बना। यहाँ से समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक स्थिरांक यूज करेंगे अपन R = ρL/A। ठीक है, जहाँ रो क्या है समानुपाती नियतांक, क्या है समानुपाती नियतांक, जिसे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसे अपन क्या कहेंगे, या तो प्रतिरोधकता या अपन इसको क्या कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो रो = क्या आएगा अपने पास RA/L। प्रतिरोधकता की डेफिनेशन यहाँ से मिलेगी। ठीक है, रो क्या होता है, किसी भी चालक तार की प्रतिरोधकता होती है या ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन लेता हूँ, देखो मैं रो = अपने पास आ गया रो RA/L = रो, ये आ गया। ठीक है, इसकी परिभाषा लेता हूँ, एकदम सिंपल है। ठीक है, A = 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और L = 1 मीटर हो तो रो = R होगा। A की जगह 1 मीटर स्क्वायर ले लिया, L की जगह 1 मीटर ले लिया, तो रो किसके बराबर हो गया R के। अर्थात देखो, यदि एकांक अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल वाले और एकांक लंबाई वाले चालक तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। डेफिनेशन क्लियर है, एकांक अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल वाले तथा एकांक लंबाई वाले चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाती है। एकांक अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, एकांक अनुप्रस्थ कार क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई वाले चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है, उसे ही अपन क्या कहेंगे प्रतिरोध। ठीक है, अब इसके बारे में एक लाइन और देखना आप कि ये क्या है, इसका मात्रक बना लेते हैं एक बार पहले। ठीक है, अपने पास सूत्र है रो RA/L। R का मात्रक ओम क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, तो मात्रक क्या बनेगा ओम मीटर। ठीक है, विमीय सूत्र देखो, प्रतिरोध का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा M1L2 T-3 A-2। ये प्रतिरोध का होता है। मीटर है तो इसमें क्या जुड़ जाएगा L1 और जुड़ जाएगा, तो इसका जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा M1L3 T-3 A-2। ये इसका क्या होगा विमीय सूत्र।
क्लियर है। मात्रक हो जाएगा ओम मीटर और इसका विमीय सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा M1L3T-3A-2। ठीक है। अब इसके बारे में दो इम्पोर्टेंट बात सुनना आप कि प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। प्रतिरोधकता जो चालक पदार्थ होता है, चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है कि उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति पर प्रतिरोधकता किसी भी चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। केवल और केवल किस पर निर्भर करेगी? प्रकृति पर निर्भर करती है। ये कभी भी चालक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है कि क्या किसी चालक तार की प्रतिरोधकता चालक तार की लंबाई एवं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, या ऐसे पूछ लिया जाए कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए। किसको दुगुना कर रहे हैं? लंबाई को दुगुना। लंबाई को यदि दुगुना कर दिया जाए तो उसकी प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा? प्रतिरोधकता में परिवर्तन। ठीक है। तो अगर लंबाई दुगुनी करोगे तो प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध डबल हो जाता है लेकिन प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात चालक तार की जो प्रतिरोधकता होती है वो लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। ये केवल और केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन क्लियर है। ठीक है। और ये चीज़ ध्यान में रखना है कि प्रतिरोधकता केवल और केवल चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये चालक तार की लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर है। यहाँ से दो डेफिनेशन और बताता हूँ इम्पोर्टेंट, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रही है वो डेफिनेशन, ध्यान से सुनना आप। विद्युत चालकत्व देखो, ये चालकत्व भी लिखा हुआ आएगा कहीं पर, कंफ्यूज मत होना। इसका कहीं ना कहीं जगह चालकत्व नाम भी दिया हुआ रहेगा। इसे जी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। G = 1/R, अर्थात प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहा जाता है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन क्या कहेंगे? चालकत्व कहेंगे। ठीक है। तो जी का बनेगा 1/R है तो 1/ओम। ठीक है। या ओम इनवर्स या सीमेन। ठीक है। या तो ओम इनवर्स या सीमेन। इसका प्रतीक चिन्ह ओम इनवर्स का जो होगा वो ओम के जो ओमेगा होता है उसका उल्टा होगा। ठीक है। और किसी भी पदार्थ के चालकत्व का मान, ये चीज़ ध्यान में रखना आप इस लाइन को, किसी भी पदार्थ की चालकत्व का मान प्रकृति, चालकत्व का मान प्रकृति, आकृति एवं आकार तथा ताप पर निर्भर करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये। ठीक है। किसी भी पदार्थ की चालकत्व का मान पदार्थ की प्रकृति, उसकी आकृति, आकार एवं ताप पर निर्भर करता है। ठीक है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बेटा, इस पार्ट में से ध्यान रखना। ये इन्हीं में से आएगा कि किससे
बीच में से पूछ लिया जाए तो इन्हीं क्वेश्चन में से एक बीच में से एक क्वेश्चन बनता है जो कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि किसी भी पदार्थ का चालकत्व है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो किसी भी पदार्थ की चालकत्व का मान पदार्थ की प्रकृति, आकृति, आकार एवं ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। इसका विमीय सूत्र एक और देख लो। वैसे इसका विमीय सूत्र आपको पता ही भी है, ओम का उल्टा है तो m-1 L-2 T3A2। ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब मैं अगली डेफिनेशन लेता हूँ। वो चालक तो था, अब मैं चालकता और विशिष्ट चालकत्व की डेफिनेशन लेता हूँ। चालकता एवं विशिष्ट चालकत्व। देखो, चालकत्व तो जो था वो प्रतिरोध का व्युत्क्रम था। एक विशिष्ट प्रतिरोध था जिसे अपन ने सिग्मा लिखा, जिसे अपन ने क्या लिखा था। ठीक है, चालकत्व तो वो होता है जी, जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को अपन ने क्या लिखा रहा था। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता इसको अपन सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा द्वारा। ये किसका व्युत्क्रम है, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, ये प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम। चालकत्व तो जो था वो किसका व्युत्क्रम था, आर का व्युत्क्रम था। और विशिष्ट नाम जुड़ गया, इसका मतलब ये किसका व्युत्क्रम हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया। और विशिष्ट प्रतिरोध ही क्या है, प्रतिरोधकता, जिसे रो द्वारा प्रदर्शित किया था। ठीक है, इसे अपन सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ, अर्थात प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहा जाता है। क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अपन क्या कहेंगे, चालकता। इसे सिग्मा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे अपन किससे द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा। इसका मात्रक क्या बन जाएगा बेटा, 1/ρ है, तो रो का मात्रक ओम मीटर है, तो इसका मात्रक क्या बनेगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, और इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा, विमीय सूत्र, प्रतिरोधकता के विमीय को उल्टा कर दो। प्रतिरोध की विमा क्या थी, m1 थी, m-1 लगा दो। L3 थी तो L-3 लगा दो। T-3 थी, T+3 लगा दो। A-2 था तो +2। ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र। ठीक है बेटा, मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा m-1 L-3 T3A2। ठीक है, अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ इसमें से, कि जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, देखो जिन पदार्थों की प्रतिरोधकता कम होती है, क्या प्रतिरोधकता कम होती है। ठीक है, प्रतिरोधकता किन किन की कम होती है बेटा, चांदी की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, तांबे की प्रतिरोधकता कम होगी, एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी। इन धातुओं की या इन चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। और इनसे जो अपन चीज़ बनाते हैं, इनसे जो चीज़ बनती है वो कौन सी बनती है, संयोजी तार। ठीक है, जिसे संयोजक तार भी कहते हैं। संयोजक तार मतलब कनेक्टिंग वायर।
कनेक्टिंग वायर जो होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? जिनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती है, उनसे संयोजन तार बनाए जाते हैं। कनेक्शन जो वायर होते हैं कनेक्शन करने वाले वो बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रतिरोध क्या होता है? नगण्य होता है। प्रतिरोध क्या होता है? नगण्य होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो इनका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? बहुत ही कम होगा, जिसके कारण इनसे अपन क्या बनाते हैं? संयोजक तार बनाते हैं। ठीक है। इसके विपरीत, इसको चीज़ को ध्यान रखना बेटा, इसके विपरीत जिन तारों की प्रतिरोधकता बहुत अधिक होती है, प्रतिरोधकता अधिक होती है, अधिक होती है, प्रतिरोधकता किसकी अधिक होगी बेटा? जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम की प्रतिरोधकता अधिक होती है। ठीक है। मैग्नीन की प्रतिरोधकता अधिक होती है। मैग्नीन हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है। तो इनसे जो तार बनाए जाते हैं वो कौन से तार होते हैं? प्रतिरोध तार। इनसे कौन से तार बनाते हैं अपन? प्रतिरोध तार बनते हैं। इनसे जो तार बनेगा वो कौन सा होगा? प्रतिरोध। जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है उनसे संयोजक तार बनते हैं, और जिनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है उनसे कौन से तार बनते हैं? प्रतिरोध तार बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे अगली क्लास में। थैंक यू।